अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत दो बड़ी सियासी खबर के साथ। बिहार चुनाव के लिए दोनों गठबंधन जोर आजमाइश कर रहे हैं। महागठबंधन के नेता जहां सीट शेयरिंग फाइनल कर चुके हैं, वहीं एनडीए में अब तक केवल हलचल ही चल रही है। दिल्ली से पटना तक नेताओं की बैठक हो रही है, लेकिन अब तक कुछ भी फाइनल नहीं हुआ। तो दो तस्वीरों के जरिए देखिए किस तरीके से एक तरफ महागठबंधन जिसने सीटों का फॉर्मूला तय कर लिया है और उसकी किसी भी वक्त औपचारिक तौर पर घोषणा हो सकती है, वहीं दूसरी तरफ एनडीए के लिए अभी भी पेंच फंसा हुआ है। पसंद की सीटों के साथ साथ एलजेपी की नाराजगी, कहीं महागठबंधन के साथ साथ एनडीए में जो स्थिति है इस वक्त वो बड़ी परेशानी खड़ी करती हुई। और हमारे साथ इस वक्त न्यूज 18 बिहार के ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी जुड़ चुके हैं सीधे। दिवाकर, इसे कैसे देखा जाए? एक तरफ तो महागठबंधन है जो तमाम अटकलों के बाद, तमाम परेशानियों के बाद एक फॉर्मूले पर पहुंच चुकी है जिसकी घोषणा होने बाकी है, और दूसरी तरफ एनडीए जो अब तक ये कह रही थी कि कोई पेंच ही नहीं है, उसमें इतने पेंच की कुछ भी फैसला नहीं हो पा रहा है। सिर्फ दिल्ली से पटना और पटना से दिल्ली की स्थिति बनी हुई है। जी बिल्कुल, भूपेंद्र यादव और देवेंद्र फडणवीस पटना से दिल्ली लौटे और दिल्ली से फिर उनकी पटना में वापसी हो गई 24 घंटे के भीतर। तो ये सब कुछ साफ करता है कि अभी तक जो कवायद चल रही है बातचीत की अब तक जारी है। जेडीयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है नीतीश कुमार, सीएम भी हैं, उनके आवास पर बैठक चल रही है। दूसरी तरफ बीजेपी के बीच मंथन चल रहा है दिल्ली से लेकर पटना तक। पटना के प्रादेशिक नेताओं के साथ बैठक हुई देवेंद्र फडणवीस और भूपेंद्र यादव की। उसके बाद उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व को सारी बातों से अवगत कराया, चाहे एलजेपी के साथ जो बातचीत हुई, जो भी घटनाक्रम रहे, चाहे जेडीयू के साथ उनकी टेलीफोनिक जो बातचीत हो रही है, क्योंकि अभी तक उनको मौका नहीं मिला है कि नीतीश कुमार के साथ कोई बातचीत हो या जेडीयू के किसी भी नेता के साथ कोई बैठक हो। तो अब ये 24 घंटे से लेकर 48 घंटे का जो वक्त है काफ़ी क्रूशियल है। दूसरी तरफ महागठबंधन को देखें तो महागठबंधन ने बातचीत के अंतिम दौर को भी अब अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। एक जो वीआईपी थी और उसके नेता मुकेश सहनी थे, उनसे बातचीत नहीं हुई थी। अब आरजेडी को जिम्मा है कि उससे बातचीत करना है। तो जो मुकेश सहनी है वो भी राबड़ी देवी के आवास पहुंचे और आरजेडी के तमाम नेताओं से बातचीत हो रही है। प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह और जो तेजस्वी हैं, जो भी बातचीत में इन्वॉल्व हैं, सभी लोगों से बातचीत हो रही है। तो एक तरफ महागठबंधन मुहाने पे खड़ा हो गया और आधिकारिक घोषणा करना बाकी है। दिवाकर, इस बात में तो महागठबंधन ने कम से कम माइलेज, अगर वो घोषणा कर देते हैं औपचारिक तरीके से सीटों को लेकर, तो उसमें वो माइलेज लेती हुई जरूर आगे निकल जाएगी कि उसने पहले अपनी सीटों की घोषणा की, अपने कैंडिडेट की घोषणा की, और वो फॉर्मूला क्या होगा जिससे लेकर महागठबंधन चुनावी मैदान में जा रही है, ये माइलेज तो उसे मिल रही है। जी बिल्कुल, ये ऐसा वक्त होता है कि जो भी गठबंधन या दल पहले अपने सीट शेयरिंग और सीटों के तालमेल और उम्मीदवारों के चयन को लेकर आधिकारिक घोषणा करता है तो उसको एक मनोवैज्ञानिक बढ़त मिलती है। और महागठबंधन ने अभी तक जो भी बातचीत थी और उसको समेटकर वो आधिकारिक घोषणा करने जा रहा है, तो जाहिर तौर पे महागठबंधन को एज होगा और महागठबंधन की मनोवैज्ञानिक बढ़त होगी। जब तक एनडीए की कोई बातचीत नहीं होती है, फाइनल कोई बातें सामने नहीं आती है, सीट शेयरिंग का आखिर में और बहुत संक्षिप्त में जवाब भी जानना चाहूंगी कि क्या चिराग पासवान सिर्फ पेंच है या फिर जेडीयू और बीजेपी के अंदर भी सीटों को लेकर एक बड़ी पेच है जो अब तक सुलझ नहीं पाई है? देखिए, बात शुरू हुई थी एलजेपी को लेकर और एलजेपी को लेकर जेडीयू के रिश्ते खराब हुए। एलजेपी को एडजस्ट करने में जेडीयू असहज रही और बीजेपी से जब बातचीत हो रही थी तो फिर बीजेपी जेडीयू के बीच बात उलझने बढ़नी शुरू हो गई। जिन जिन सीटों पर बीजेपी का दावा था, जेडीयू की दावेदारी हो गई। तो पहले से बीजेपी एलजेपी के मामले को लेकर जेडीयू से बातचीत कर रही थी, अब जेडीयू के साथ उलझ गई। तो सीधे तौर पे बीजेपी भी अपने तल्ख तेवर अख्तियार कर ली और उन्होंने कहा कि नहीं, आप जो कुछ कर रहे हैं वो सारी चीज़ें हम मानने को तैयार नहीं है। तो अब जेडीयू के साथ जो कुछ भी बातचीत होगी, जेडीयू का मंथन चल रहा है और जो भी जेडीयू ने 10 से 15 सीटों पर अपने, यानी ये भी मान लिया जाए दिवाकर कि एलजेपी अगर अपनी स्थिति को साफ भी कर देती है तब भी एनडीए के लिए परेशानी का सबब अपने अंदर भी जेडीयू को लेकर नजर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और बातचीत करने के लिए। बिहार में एनडीए का गठबंधन टूट सकता है, सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर आ रही है जिसमें एलजेपी अलग लड़ने की घोषणा कर सकती है। आज शाम एलजेपी संसदीय दल की बैठक होगी जिसमें 143 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान संभव है।
एलजेपी 56 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर सकती है। बताया जा रहा है कि बीजेपी से एलजेपी की अब तक बात नहीं बनी है। चिराग पासवान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से 5 बार मिल चुके हैं। खबर यह है कि बीजेपी एलजेपी को केवल 15 सीटें ही देना चाहती है, वहीं एलजेपी 42 सीटों की मांग कर रही है। ऐसी स्थिति में अगर एनडीए का गठबंधन टूटा तो एलजेपी बीजेपी के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारेगी। साथ ही एलजेपी चुनाव मैदान में एलजेपी बीजेपी गठबंधन के तौर पर मोदी, रामविलास और चिराग के नाम पर लड़ती हुई नजर आएगी। पासवान केंद्र में मंत्री भी बने रहेंगे, वहीं जेडीयू के खिलाफ एलजेपी अपने उम्मीदवार उतारेगी। तो बिहार में एलजेपी की ताकत को समझने के लिए उसके अब तक के प्रदर्शन को समझना बेहद जरूरी है। अब तक लोकसभा का 4 बार चुनाव हुआ। लोक जनशक्ति पार्टी इससे लड़ चुकी है। 2004 में आरजेडी के साथ समझौता कर 8 सीटों पर चुनाव लड़ी और 4 पर जीत हासिल की। कुल पड़े वोट का 8.2% वोट एलजेपी को मिला। 2009 की अगर बात कर ली जाए तो 2009 में भी यूपीए के साथ समझौता कर एलजेपी 12 सीटों पर लड़ी थी। पार्टी का खाता तक नहीं खुल पाया। वोट शेयर भी गिरकर 6.5% तक पहुंच गया। 2014 में एलजेपी एनडीए का हिस्सा बनी, बीजेपी के साथ मिलकर चुनावी मैदान में उतरी, 7 सीटों पर उम्मीदवार को खड़े किया और 6 सीटों पर जीत हासिल होती है। 6.5% वोट हासिल हुए। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी साथ साथ लड़े। एलजेपी का स्ट्राइक रेट 100% रहा। 6 सीटों पर चुनाव लड़ती है और सभी 6 सीटें जीत जाती है। वोट शेयर भी बढ़कर 8% तक पहुंच गया। तो वहीं विधानसभा में एलजेपी के प्रदर्शन पर भी नजर डाल लेते हैं। फरवरी 2005 के विधानसभा चुनाव का अगर मैं जिक्र करूं तो एलजेपी 178 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। 29 सीटों पर जीत हासिल हुई। 11.1% वोट शेयर रहा। यह एलजेपी का अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन था। अक्टूबर 2005 में एलजेपी 203 सीटों पर लड़ी, लेकिन सिर्फ 10 सीटें ही जीत पाई। हालांकि वोट शेयर जरूर बढ़ा, यह 12.6% तक पहुंचा। साल 2010 की बात कर लें तो एलजेपी 75 सीटों पर चुनाव लड़ी, लेकिन सिर्फ 3 सीटें ही निकाल पाई और वोट शेयर 6.7% रहा। 2015 में बीजेपी के साथ गठबंधन कर एलजेपी चुनावी मैदान में उतरी। बीजेपी ने तब 42 सीटें एलजेपी को दी, लेकिन सिर्फ 2 सीटों पर ही जीत हासिल हो पाई और वोट शेयर गिरकर पहुंच जाता है 4.8% पर। ऐसे में ये समझने की कोशिश करते हैं कि एलजेपी के एनडीए से अलग होने का किस पर क्या असर पड़ने वाला है। एलजेपी का बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे बेहतर प्रदर्शन जो है वो फरवरी 2005 के विधानसभा चुनाव में ही रहा था, जिसमें उसने 29 सीटों पर जीत हासिल की थी। अब अकेले लड़ने के बाद उसके पास अपने बूते सीटें बढ़ाने का मौका होगा और साबित भी करना होगा कि अपने दम पर वो सीटें निकाल सकती है। तो वहीं पर एलजेपी के अलग होने का असर जेडीयू पर पड़ता नजर आता है, क्योंकि एलजेपी के कैडर का वोट साथ लड़ने पर जेडीयू को मिल सकता था, जो अब उसे नहीं मिलेगा। वहीं बीजेपी पर इसका ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला नजर आता है, क्योंकि एलजेपी ने यह संकेत दे दिए हैं कि वो उसके खिलाफ अपने कैंडिडेट को नहीं उतारने वाली है। कुल मिलाकर एनडीए से अलग होने का सबसे ज्यादा असर जेडीयू पर पड़ता नजर आ रहा है। तो देखिए, अब चिराग पासवान के रुख को लेकर सियासत भी शुरू हो चुकी है। सीएम नीतीश के काम पर सवाल उठाए जाने पर जेडीयू ने तल्ख तेवर अपना लिया है, जबकि बीजेपी अब भी भरोसा जाहिर कर रही है कि चिराग मान जाएंगे। हालांकि कांग्रेस और आरजेडी एनडीए के स्फूट पर चुटकी ले रहे हैं। ये बयान पूरी तरह से अस्वीकार्य है। ऐसे बयान गठबंधन धर्म की मर्यादा के प्रतिकूल हैं। इसलिए इस तरह के बयानों से कोई नीतीश कुमार जी की छवि को आहत करना चाहेगा, ये बेहद मुश्किल है और असंभव है। लेकिन ये कहीं ना कहीं एक ऐसी परिस्थिति है जो गठबंधन के अंदर शामिल अन्य दलों को भी इस परिस्थिति का संज्ञान जरूर लेना चाहिए। ये
अच्छी स्थिति नहीं है और ये लगातार बयान आ रहा है। निश्चित रूप से एलजेपी के साथ आज से कल तक हल निकल जाएगा। एलजेपी की आज संसदीय बोर्ड की बैठक है, मुझे लगता है उससे पहले कोई न कोई रास्ता निकलेगा और हम एनडीए को एकजुट रखने में कामयाब होंगे। चिराग पासवान जी ने बहुत देर कर दी, उनको जल्द से जल्द फैसला लेना था। अगर आज वो कोई फैसला नहीं लेते हैं तो जनता कंफ्यूज हो रही है। उनको ये लग रहा है कि चिराग पासवान जी सिर्फ सवाल खड़े कर रहे हैं, प्रेशर बना रहे हैं सीटों के लिए। इसलिए चिराग पासवान जी को सोचना है कि इस एनडीए की डूबती नैया पर सवार होना है, ये बिहार के भविष्य को बचाना है। चिराग पासवान ने जो सवाल उठाया है वो बिल्कुल सही सवाल उठाया है। हाँ, ये जरूर है कि बहुत देर कर दी सवाल उठाने के लिए। चिराग जी ने जो भी सवाल उठाए नीतीश जी के ऊपर, वो हम लोग पिछले 3 वर्षों से उठा रहे हैं। तो देखिए, अब समझने वाली बात यह है कि आखिर चिराग पासवान क्यों अलग लड़ना चाहते हैं। एंटी इनकम्बेंसी का फायदा उठाने की उनकी तरफ से कोशिश है। ये बिहार में नीतीश का विकल्प बनने की भी कोशिश के तौर पर इसे देखा जा रहा है। अकेले लड़े तो हाथ में हो सकती है कि सत्ता की चाबी आ जाए। सरकार पर सवाल उठाकर सहानुभूति पाने का जुगाड़ भी है। बीजेपी पर नरम रुख रखते हुए केंद्र की राजनीति में बने रहना, इसका एक सीधा मैसेज साफ नजर आता है। तो सीट बंटवारे पर माथापच्ची के बाद महागठबंधन की बात की जाए तो सीट शेयरिंग की तस्वीर बहुत जल्द साफ होती हुई नजर आ रही है। और सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि पार्टियों में सीट बंटवारा हो चुका है। आरजेडी को 134 से 136 सीटें मिलेंगी, जबकि कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस के पास 68 सीटें चुनावी मैदान में जाने के लिए मिलने जा रही हैं, जिसकी डिमांड थी 70 से 80 सीटों की, उसे 68 सीटें मिलने जा रही हैं। लेफ्ट पार्टियों को 29 सीटें मिली हैं, जिनमें 19 सीटें सीपीआई एमएल को मिली है, जबकि सीपीआई और सीपीआईएम को 10 सीटें मिली हैं। वहीं मुकेश सहनी की पार्टी की अगर बात की जाए तो मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को 10 से 12 सीटें मिलेंगी। ये सीट आरजेडी अपने कोटे से देगा। और देखिए सियासी हलचल किस कदर बढ़ी हुई कि इस वक्त एक और बड़ी खबर, मुकेश सहनी पहुंचे हुए राबड़ी देवी के आवास पर। तेजस्वी यादव से मिलने के लिए मुकेश सहनी राबड़ी देवी के आवास पर पहुंचे हुए हैं। वीआईपी के प्रमुख हैं मुकेश सहनी, जो इस वक्त राबड़ी देवी के आवास पर मौजूद हैं मुलाकात करने के लिए तेजस्वी यादव से। तो मुकेश सहनी इस वक्त राबड़ी देवी आवास पर पहुंचे हुए हैं। तेजस्वी यादव से उनकी मुलाकात, और यह माना जा रहा है कि चूंकि आरजेडी अपने कोटे से ही उन्हें सीटें देने वाली है, तो वो सीटों की संख्या क्या होगी, इसे लेकर महत्वपूर्ण बातचीत हो सकती है। और बड़ी खबर एक और कि बीएसपी को बिहार में बड़ा झटका लगा है। बिहार बीएसपी को यह बड़ा झटका, बिहार बीएसपी अध्यक्ष ने पार्टी छोड़ दी है। बीएसपी छोड़ आरजेडी में शामिल हो गए हैं भरत बिंद। तेजस्वी यादव ने उन्हें आरजेडी की सदस्यता दिलाई। भभुआ से आरजेडी के उम्मीदवार हो सकते हैं भरत बिंद। जो बड़ी खबर इस वक्त न्यूज 18 बिहार झारखंड आपको दे रहा है। आरएलएसपी के साथ है बीएसपी का गठबंधन, और ऐसे में बीएसपी में ही टूट देखिए किस तरीके से बीएसपी के जो अध्यक्ष हैं वो ही जाकर मिल गए अब आरजेडी के साथ। और सहयोगी अमित हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। अमित, इसे कैसे देखा जाए? एक तरफ तो बीएसपी आरएलएसपी का गठबंधन होता है, चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी होती है, लेकिन बीएसपी खुद ही टूट के कगार पर, जिसको लेकर जनाधार पर सवाल उठते रहे हैं। निश्चित तौर पे ये पूरे तौर पे कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव जो है वो एक भी मोर्चा नहीं छोड़ना चाहते हैं। जो उनके राइवल के लिए, उनके प्रतिद्वंदियों के लिए जो है वो सहजता पूर्वक जो है वो जीत हासिल करने में बन सके। तो इसको देखते हुए तेजस्वी यादव जो पूरे सटीक रणनीति के तहत जो है बीएसपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं विंद, उन्हें अपने पाले में उन्होंने कर लिया। कहा यह जा रहा है कि भभुआ से ये आरजेडी के टिकट पे चुनाव भी लड़ सकते हैं। तो कहीं न कहीं तेजस्वी जो है हर मोर्चे पे मोर्चाबंदी करने की दिशा में लगातार कदम बढ़ा रहे हैं। पहले आरएलएसपी को तोड़ा, अब बीएसपी को ये तोड़ना शुरू इन्होंने किया। अमित, सवाल तो इसलिए कि ये तो वो कड़ी थे ना जिन्होंने आरएलएसपी को बीएसपी के साथ मिलाया। इस गठबंधन की एक मजबूत कड़ी के तौर पर ये नजर आ रहे थे, हाथ में हाथ जोड़े हुए एकजुटता दिखाई जा रही थी। अगर जोड़ने वाला ही टूट जाए तो फिर पार्टी को कैसे मजबूत दिखाएंगे ये लोग? देखिए, बिल्कुल सवाल मौजूद यही है कि ये
दम भर रहे थे कि हम मिलकर के महागठबंधन को जो है उन्हें रोकेंगे, जीत की तरफ जो गठबंधन कदम बढ़ाने की चाहत रखती है या फिर एनडीए जो चाहत रखती है उसे हम रोकेंगे या सफल करेंगे। लेकिन ये जो है पाला बिल्कुल उल्टा पड़ गया। बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष जो है वो आरजेडी में आकर मिल गए। तो कहीं न कहीं जिस कवायद में बीएसपी और आरएलएसटी लगी थी उस कवायद को रोकना तेजस्वी चाहते थे और उसमें उन्होंने कामयाबी भी हासिल की है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस तमाम जानकारी के लिए। और देखिए हम अब आपको फुल स्क्रीन तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि ये तस्वीर पूरे स्क्रीन पर दिखाई जाए। देखिए हाथ से हाथ जोड़े भरत बिंद, जिनको लेकर के अब ये बड़ी खबर है। न्यूज 18 आपको ये बड़ी जानकारी देता हुआ कि भरत बिंद आरजेडी की सदस्यता ले चुके हैं। तेजस्वी यादव ने उन्हें सदस्यता दिलाई और ये वही वो कड़ी थी जो कि बीएसपी और आरएलएसपी को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती नजर आई, लेकिन वो खुद टूट चुके हैं। बिहार बीएसपी अध्यक्ष ने पार्टी छोड़ दी है। जेडीयू नेता डॉक्टर अजय आलोक तेजस्वी यादव और चिराग पासवान दोनों पर निशाना साधते नजर आए। जेडीयू नेता ने कहा कि चिराग पासवान पहले खुद निश्चय करें कि आखिर उन्हें करना क्या है। मौजूद है जेडीयू के मुखर वक्ता हैं डॉक्टर अजय आलोक, बात करते हैं। अजय आलोक जी, चिराग पासवान ने भी सवाल किया, तेजस्वी ने भी सवाल किया। तेजस्वी रोजगार को लेकर के सवाल खड़े किए हैं, चिराग तो 7 निश्चय को लेकर के सवाल खड़े कर दिए हैं। हास्यास्पद है, मैं और क्या कहूँ। तेजस्वी का तो समझ में आता है, मेंटल लेवल लो है, आईक्यू लो है, थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं। जो रोज़गार उन्होंने अपने परवरिश में देखा तो उनको लगता है कि वो रोज़गार ख़त्म हो गया तो स्वाभाविक है बेरोज़गारी की बात करेंगे। भाई तेजस्वी 1990 में पैदा हुए, 90 से लेकर 2020 तक में 31 साल तक उन्होंने अपने परिवार में देखा है किस तरह का रोज़गार बांटा जाता है, अपहरण का, हत्या का, लूट का, बलात्कार का। तो ये रोज़गार तो ख़त्म हो गया ना, तो स्वाभाविक है कि बेरोज़गारी की बात करेंगे। अब चिराग बोलते हैं 7 निश्चय, तो और भी बड़ा आश्चर्य लगता है, क्योंकि अभी तक इतने दिन में फर्स्ट बिहारी फर्स्ट शुरू किए हुए 8 महीने तो हो गए होंगे, 8-9 महीने, आज तक निश्चय ही नहीं कर पाए कि उनको करना क्या है, और वो 7 निश्चय पे प्रश्न उठा रहे हैं। भाई निश्चय कीजिए कि करना क्या है। कभी 32, कभी 36, कभी 43, कभी 143। निश्चय कीजिए, पहले अपना निश्चय तो कर नहीं पाते हैं, 7 निश्चय पे प्रश्न उठा रहे हैं। तो देखिए वोट के लिए नेताजी क्या क्या नहीं करते। एमएलसी और दानापुर के दबंग रीतलाल यादव चुनावी मैदान में हैं और इसीलिए रीतलाल लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। इस दौरान नाली और कीचड़ में उतरने से भी रीतलाल को कोई परहेज नहीं है। तस्वीरें आपके सामने है, देखिए तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि कैसे रीतलाल यादव नाले की गंदे पानी से भरी सड़क पर बड़े मजे से चल रहे हैं और इस दौरान उनके समर्थक समर्थन में नारे भी लगा रहे हैं। रीतलाल यादव के जनसंपर्क अभियान का ये वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल हो रहा है। तो बिहार विधानसभा चुनाव के साथ साथ विधान परिषद चुनाव की सरगर्मी भी बेहद तेज है। विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह के दामाद रवि रंजन ने पटना स्नातक क्षेत्र से नामांकन दाखिल किया है। रवि रंजन ने अपनी जीत का दावा किया है। बता दें कि इनका मुकाबला मंत्री नीरज कुमार से होगा। जीतेंगे भाई, जीतेंगे। और अब बात भागलपुर में खनन घोटाले की। सृजन स्कैम के बाद खनन विभाग में 9.5 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया है। अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से बिना माइनिंग चालान के ही पीरपैंती से 270 रैक पत्थर बाहर भेज दिए गए। आरटीआई से इस मामले का खुलासा हुआ। भागलपुर में घोटालों की फहरिस्त में एक और नया घोटाला खनन विभाग में सामने आया है, जिसमें बिल माइनिंग चालान के ही पीरपैंती से बाहर 270 रैक पत्थर को भेज दिया गया, जिसमें 9.5 करोड़ रुपए की हेराफेरी की गई। पूर्व खनन पदाधिकारी प्रणव कुमार प्रभाकर और विभाग के क्लर्क कुणाल किशोर और प्रांजल तिवारी पर माइनिंग माफियाओं के साथ मिलकर घोटाला करने का आरोप लगा है। मामला अगस्त 2015 से जुलाई 2020 के बीच का है, जिसमें बिना माइनिंग चालान के ही मेसर्स सीटीएस इंडस्ट्रीज पर 235 और कुल 270 रैक पत्थरों की ढुलाई की गई, जिसकी जांच खनन विभाग के प्रधान सचिव के निर्देश पर डिप्टी डायरेक्टर मनोज अम्बस्ट और सुरेंद्र सिन्हा ने शुरू की। आरटीआई में इस मामले का खुलासा हुआ। रैक लोडिंग में घोटाला हुआ है। पीरपैंती में रैक लोडिंग में, पत्थर लोडिंग में 245 रैक लोड हुआ है
और उसी में चालान का घोटाला हुआ है। सरकार की खनन पूर्ति चोरी की गई है सीटीएस कंपनी के द्वारा, और ऑफिस भी मिली भगत थी जिसमें प्रणब कुमार, कुणाल और तिवारी के रीजन में ही हुई है, और गलत ढंग से उन्हें यह लाइसेंस दिया गया है। सीटीएस कंपनी को घोटाला में ये लोग भी मिली भगत हैं। हालांकि पदाधिकारी सहित दोनों क्लर्क का तबादला हो चुका है। वहीं शिकायतकर्ता को जान से मारने की धमकी मिल रही है। हत्या की आशंका जताते हुए सुशील राय ने कोर्ट में सनहा दर्ज कराया है। धमकी कुणाल, प्रणब और रितेश सिंह के से धमकी मिल रही है, जो कि मैं कोर्ट में सनहा भी किया हूँ। क्या बोला गया? बोला है कि आप शिकायत उठा लीजिए, नहीं तो मार देंगे। ये तो ऑफिस और सीटीएस मिली हुई है, जिसमें ऑफिस से प्रणब कुमार और कुणाल और तिवारी मिला हुआ है। वहीं जांच के लिए पहुंचे डिप्टी डायरेक्टर मनोज अम्बष्ट ने साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई की बात कही। साक्ष्य के आधार पर जो होगा वही होगी, उसी पर कार्रवाई होगी। जांच का आदेश है प्रधान सचिव का, अभी जांच तो शुरू हुआ है। भागलपुर में 3 साल पहले सरकारी राशियों के अवैध हस्तांतरण को लेकर सृजन घोटाला मामले का खुलासा हुआ था, और जिसकी जांच जो है सीबीआई के द्वारा की भी जा रही है, लेकिन सीबीआई अभी तक इस जांच को लेकर किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा है। लेकिन इसी बीच खनन विभाग में जिस तरह से एक नया घोटाला सामने आया है, वह बहुत बड़ा सवाल करता है कि किस तरह से खनन विभाग के अधिकारी कर्मचारी के साथ साथ बिचौलियों का गठजोड़ रहा है। सहयोग कैमरामैन राजीव सिंह के साथ राहुल, न्यूज 18 भागलपुर। और बड़ी खबर मुंगेर के हवेली खड़गपुर से, जहां पर पुलिस ने मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। एसपी लिपि सिंह के नेतृत्व में छापेमारी की गई, जिसमें कट्टा, रिवॉल्वर, पिस्टल, कार्बाइन बरामद हुए हैं। साथ ही हथियार बनाने की मशीनें भी मिली हैं। हवेली खड़गपुर के मधेड़ी गांव से हथियारों का यह जखीरा बरामद किया गया। ये तैयार था, खाली इसको नीचे का ही रखना था।